अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनाब आप लोगों के साथ मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2024 के हवाले से डिस्कस करूंगा, और जो कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र कर रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 2024 के लिए। इसको अचीव करने के लिए या वहाँ तक जाने के लिए आप लोगों ने गूगल ओपन करना है और वहाँ पर आपने जाके लिखना है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2024 और आगे लिख देना HEC। तो सामने ही आपके पास जो है वो एक इसका जो है वो लिंक आ जाएगा, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जनाब ये ओपन होगा, और ओपन होने के बाद इस तरह की विंडो जो है वो आपके पास आएगी। इसके अंदर ये देखें सारा कुछ HEC की वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स मास्टर्स और पीएचडी की, जिसमें इंट्रोडक्शन है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका प्रोसीजर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, HEC को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, किस नंबर पे, इस जगह पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जनाब उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है और उनकी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी मौजूद है। ठीक है जी, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं जनाब इसका कि ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि कॉमनवेल्थ जो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल जो है ये ऑफर कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज में ऑफर कर रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये ऑफर कर रही है। तो इसमें अब तक 30,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो अब तक जो है वो यूके में जाके जो है वो स्कॉलरशिप विन करके और अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करके और वहाँ काम कर रहे हैं। 1960 के अंदर ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया गया था, और पाकिस्तान के अंदर या वैसे ये स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन आ जाती है जो कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल के पोर्टल के ऊपर जो इसकी डेडलाइन मौजूद है कॉमनवेल्थ की, वो है 17 अक्टूबर 2023। और इसके अंदर कितने स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं? 26 इसके अंदर स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है मास्टर्स डिग्री के लिए, और 30 स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो ये दोनों प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो अपने इवन अगर डिग्री के 7 सेमेस्टर में भी है, बीएस के 7 सेमेस्टर में भी है, वो भी इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकता है। और जिन लोगों ने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया वो पीएचडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा जो है वो जिसने जो है मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है वो मास्टर्स डिग्री के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता स्कॉलरशिप पे, और वो पीएचडी के ऊपर ही अप्लाई करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। तो बाकी आ जाते हैं जनाब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमने ओपन किया है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर एक, तो आपको पाकिस्तान का सिटीजन होना लाजमी है। पाकिस्तान के सिटीजन हो या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन होना लाजमी है। दूसरे नंबर पर आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, दो मुल्कों की नेशनैलिटी एट ए टाइम आपके पास नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान नेशनल होने लाजमी है। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो जनाब आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, यानी आपकी ओवरऑल जो है ना, अगर दोनों डिग्रीज में अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होनी जरूरी है। सेकंड या थर्ड डिवीजन अगर आपकी कहीं भी एरियर के अंदर मौजूद है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। मास्टर्स डिग्री में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बीएस की डिग्री होना लाजमी है, यानी बीएस ऑनर्स की डिग्री, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना लाजमी है। और जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना लाजमी है। 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मींस के 17 या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना लाजमी है, क्योंकि कुछ जगह के ऊपर मास्टर्स 1 साल का होता है। तो जनाब इस तरह जो है वो आप मास्टर्स या पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सेकंड या थर्ड डिवीजन उसके टोटल कैरियर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि रिजल्ट वेटिंग है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लाइक वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है अपने अपने एमफिल के अंदर, या वो बीएस के 7 सेमेस्टर में है, 8 सेमेस्टर के अंदर है, तब भी वो इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस स्कॉलरशिप पर आपने अगले साल जाना है 2024 से पहले पहले, तो अगले साल 2024 से पहले पहले सितंबर 2024 से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होना लाजमी है। तो इसके के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक रिक्वायरमेंट वो ये है कि जनाब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, चाहे वो मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर आपके पास हैट का टेस्ट होना लाजमी है। हैट बेसिकली क्या है? हैट जो है ये एक टेस्ट है जिसको हम हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जो कि एचईसी कंडक्ट करवाता है। और इस टेस्ट के टोटल 100 नंबर होते हैं और 100 में से कम आपके 60 मार्क्स आना जो है वो लाजमी है। 100 में से कम 60 मार्क्स जो हैं वो आपके होंगे तो आपका हैट का टेस्ट क्लियर समझा जाएगा। और अगर आपका हैट का टेस्ट क्लियर होगा तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। और एक और कंडीशन ये है कि आपका अगर हैट का टेस्ट क्लियर है तो वो जनवरी 2022 से लेके ऑनवर्ड के जितने भी टेस्ट, अगर आपका उनमें से कोई टेस्ट हुआ है,
तब वो आपका कंसिडर होगा। अगर जनवरी 2022 से पुराना आपका हेड का टेस्ट स्कोर है तो वो वाला टेस्ट आपका कंसिडर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब बाकी इसमें आ जाता है कि स्ट्रिक्टली जो है मेरिट जो है वो हेड जो स्कॉलरशिप होगा उसकी बेस के ऊपर होगा, मुकम्मल तौर पर मेरिट बेस जो है वो जनाब इसके अंदर सारे का सारा सिलसिलेकार होगा और कोई इसके अंदर जो है ना वो टोटल मेरिट को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जनाब जो सीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन एडिशन टू द एचईसी क्राइटेरिया, ये ऊपर वाला जो मैंने बताया ये एचईसी का क्राइटेरिया है क्योंकि इस स्कॉलरशिप को दो एजेंसीज डील कर रही हैं। ठीक है जी। एक तो एचईसी डील कर रही है जो कि नॉमिनेटिंग एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि यहाँ से सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके डाटा को इकट्ठा करके वो फॉरवर्ड कहाँ पे करेगी, वो करेगी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल वालों को, और फिर फाइनल डिसीजन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस बंदे को रखना है किसको नहीं रखना है। लेकिन होगा ये सारे का सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा, एचईसी के थ्रू होगा। इसलिए एचईसी का अपना क्राइटेरिया है उसको भी आपने फॉलो करना है और जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल है उसका क्राइटेरिया उसको भी आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। और इन दोनों की वेबसाइट्स पर अप्लाई करना लाजमी है, ये अभी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो जनाब इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर एक कि जनाब आपको अवेलेबल होना चाहिए, अगर आप मतलब बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो सितंबर 2024 से पहले पहले आपको अवेलेबल होना चाहिए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, यानी किसी कोई और एक्टिविटी में आपको बिजी नहीं होना चाहिए उस टाइम के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है जनाब के द सीएससी वुड नॉट नॉर्मली फंड अ सेकंड यूके मास्टर्स डिग्री, यानी कि अगर आप मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं तो दोबारा से आप मास्टर्स डिग्री के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको सेकंड मास्टर्स डिग्री के लिए इनकरेज नहीं करता। अगर आपने पहले मास्टर्स डिग्री कर ली है दोबारा से आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, आप पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए जो है वो लाजमी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि आपका फाइनेंशियली स्टेटस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूके में जाके पढ़ सकें। ठीक है, जाहिर सी बात है आपका अगर स्टेटस नहीं होगा तभी आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर किसी बंदे का स्टेटस है, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है और वो फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते सेल्फ फाइनेंस पे जाके पढ़ना यूके में, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, उनको जाहिर सी बात है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है जी। फिर इसी के साथ साथ आ जाता है कि आपने अपनी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं सारी की सारी जो है वो हायर एजुकेशन की वो जनाब आपके पास मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होनी लाजमी है। अगर आपने मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया है तो मास्टर्स की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री हर चीज़ आपके पास मुकम्मल होनी ज़रूरी है, और अगर आपने बीएस कंप्लीट कर लिया है तो उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री और बाकी चीज़ें आपके पास कंप्लीट होना लाजमी है। हाँ, अगर कोई बच्चा वो अभी 7th सेमेस्टर में है और वो अप्लाई करना चाहता है तो मैंने बताया कि वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके पास शुरू के सारे 6 सेमेस्टर के रिजल्ट्स कार्ड मौजूद हों। ठीक है। इसी तरह अगर कोई बच्चा मास्टर्स डिग्री के 3rd सेमेस्टर में अभी है और वो अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास पहले 2 सेमेस्टर्स की कंप्लीट चीजें होना लाजमी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा एक और चीज आ जाती है, प्रोवाइड रेफरेंसेस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल। 2 रेफरेंस लेटर आप लोगों को लाजमी तौर पर जो है वो चाहिए होंगे अगर आपने, या जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर भी बोलते हैं, ये चाहिए होंगे अगर आपने स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना है। फिर इसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सिर्फ पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। वो जनाब ये है कि जनाब आप यहाँ पे विद इन यूके या पाकिस्तान में किसी भी जगह पर ऑलरेडी पीएचडी या एमफिल ना कर रहे हो और साथ ही आप बाहर के लिए जो है ना वो अप्लाई कर दें। यानी कि आपको जो जो भी आप कर रहे हैं सितंबर 2024 तक आपको मुकम्मल तौर पर फ्री होना है, ये बस ध्यान में रखें। सितंबर या अक्टूबर 2024 तक, क्योंकि अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो फौरी तौर पर आपको बाहर जाना पड़ेगा सितंबर 2024 तक। ओके जी। उसके बाद फिर आता है जी, प्रोवाइड अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रपोज्ड सुपरवाइजर इन द यूके फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नेम्ड ऑन योर एप्लीकेशन। यानी कि जनाब आप अगर यूके पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पर एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी प्रपोज्ड सुपरवाइजर से। सपोर्टिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा किसी भी ऐसे सुपरवाइजर से या प्रोफेसर से जिसके पास जाके आप यूके में पढ़ना चाहते हैं। ये चीज ध्यान में रखें, जिसके पास जाके आप यूके में पढ़ना चाहते हैं
उससे आपको लाजमी तौर पर क्या है, उससे आपको जो है वो चाहिए होगा सपोर्टिंग स्टेटमेंट या एक्सेप्टेंस लेटर, तभी आप पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया जी। तो ये था जनाब आपका सारे का सारा क्राइटेरिया। एचईसी का क्राइटेरिया अलहदा मैंने बता दिया सारे का सारा। ये ऊपर वाला सारा जो क्राइटेरिया है ना, ये जितना भी है, ये सारे का सारा जो क्राइटेरिया है, ये जनाब एचईसी का क्राइटेरिया है। और इसी के साथ साथ नीचे जो क्राइटेरिया आ जाता है, ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल का क्राइटेरिया है। और इन दोनों क्राइटेरियाज को अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दो आपने क्या करना है कि दोनों की वेबसाइट्स के ऊपर जाना है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर भी जाना है और एचईसी की वेबसाइट के ऊपर भी जाना है, और दोनों जगह जाके फॉर्म्स फिल करने हैं। दोनों जगह जाके आपने जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मांगे हैं वो आपने वहां पे लगाने हैं, तभी आपका जो है वो अप्लाई होगा 17 अक्टूबर से पहले पहले, शाम 4 बजे से पहले पहले। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। उसके बाद आ गया जनाब एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो इसका मैंने बताया कि बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके जो भी एप्लीकेंट होगा वो दोनों जगह पर अप्लाई करेगा। दोनों जगह के ऊपर जो है वो अप्लाई करेगा। वो एचईसी की वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करेगा और कॉमनवेल्थ की वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। अगर दोनों में से किसी एक जगह आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसलिए स्टेप 1 में है कि आपने कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके ऊपर अप्लाई करना है, और स्टेप 2 में आ जाता है कि जनाब आपने जो एचईसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। अब आपको मैं 1 बाय 1 दोनों का करके बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो अब जनाब, और ये मैं सारे लिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो जो रेलिवेंट लिंक्स है ना, इनका लिंक हो गया, इसका लिंक हो गया, ये जो पेज मैंने खोला हुआ है इसका लिंक हो गया, हर चीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक के ऊपर जाना है, और उसको मैं सेपरेट विंडो में खोल लेता हूँ। ठीक है जी, तो आपने जनाब उसको जो है ना ओपन कर लेना है, और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो उसको भी आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ये मैं सेपरेट विंडो में ओपन किया। अब ये मैंने सेपरेट विंडो में ओपन कर लिया। अब ये देखें, ये है जनाब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका विंडो मेरे सामने आ गई है। ये देखें, कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप्स, ये सारा ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर विंडो में देखें हर चीज उन्होंने बताई हुई है कि जनाब आपने अप्लाई इस पे कैसे करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, एप्लीकेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, कोर्स आपने कैसे चूज करना है। ठीक है, हर चीज कोर्स चूज करने के लिए ये मुख्तलिफ जो है ना एजेंसीज मौजूद हैं, जहां पे जाके आप अपनी मर्जी का कोर्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ओवरऑल क्या है, फिर एलिजिबल कंट्रीज इसमें कौन कौन से हैं जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी है। फिर आपने जो है ना इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, क्राइटेरिया, टेन्योर, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि हर चीज इस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर जो है वो मौजूद है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपने तसल्ली से एक दफा इसको पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। अच्छा, अब हम वो वाली विंडो खोलते हैं, हाउ टू अप्लाई में जाना है। अब जब आप ये एक दफा पढ़ लेंगे सारा, उसके बाद आपने हाउ टू अप्लाई में जाना है। हाउ टू अप्लाई में जाके तो यहाँ पर ये देखें एक लिंक आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का। हाउ टू अप्लाई में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन के सिस्टम का लिंक आएगा। इसको आपने एक अलहदा विंडो के अंदर जो है इसको ओपन कर लेना। जब आप इसको अलहदा एक विंडो के अंदर ओपन करेंगे तो जनाब इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। जब ये विंडो आएगी तो यहाँ पर वो पूछेगा कि भाई आप किस मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे भाई ये देखिए मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो वो कहेगा जी अच्छा जनाब आगे चलें। फिर आप जब आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद आगे क्या होगा, अभी ये विंडो खुल रही है, ये देखें जो ना ये वर्किंग इसके ऊपर हो रही है। तो जनाब जैसे ही ये खुलेगा तो ये देखें यहाँ पर ये पूरे का पूरा पेज आ रहा है, वेलकम टू द रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज फॉर द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। इसके अंदर पाकिस्तान भी मेंशन है, पाकिस्तान और नाइजीरिया। तो इसके अंदर आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो अपना यहाँ मेंशन कर देना है। अब चूंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी इसके अंदर बनाया हुआ है, गूगल के थ्रू भी आप अकाउंट बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं, और डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड लगा के भी ओके कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो फिर आपको न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद कुछ वो 3-4 जनरल रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, और उसके बाद आपका और पासवर्ड कहेंगे कि अपनी मर्जी का पासवर्ड लगा लें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आ जाएगा। फिर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आपने लगा लिया, ये ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है, तो इसको जनाब मैंने कर देना सबमिट। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो जनाब ये देखिए मेरे पास ये चीज जो है वो ओपन हो गई। अब जब आप पहली दफा ओपन करेंगे तो आपके पास ये कोई भी चीज शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने 2-3 दफा जो है ना वो इसको जरा करके देखा था।
तो इसलिए ये चीज मेरे सामने आ गई है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे कि जब आपने इसको करना है तो आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो आपने स्टार्ट न्यू पे जाना है। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू पे जाएंगे, क्योंकि आपकी पहली एप्लीकेशन होगी, आपने स्टार्ट न्यू पे जाना है, तो वो यहाँ पर पूछेगा कि भाई आप किस कंट्री के सिटीजन हैं। ठीक है जी, तो आप बताएंगे कि जनाब मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, तो फिर आप आगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब आप आगे नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो फिर ये पूछेगा कि भाई आपकी डिग्री जो है वो सितंबर 2024 से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप लिखेंगे हाँ जनाब, जी यस बिल्कुल जनाब कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके मुल्क में नॉमिनेटिंग एजेंसी कौन सी है। और हमारी नॉमिनेटिंग एजेंसी कौन सी है, वो है जनाब HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। ये देखें, इसको क्लिक किया, फिर आगे चले गए। जब आप आगे जाएंगे तो आपका ये कैंडिडेट आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा। वहां से आपका पूछेगा कि भाई ये आपका ईमेल एड्रेस ठीक है, तो आप कहेंगे जनाब बिल्कुल ठीक है, और आगे चले जाएंगे। और उसके बाद फिर ये इसी तरह ये देखें सारा साथ साथ ये ऐसे कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, जैसे ये 25% कंप्लीट है, आहिस्ता 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 ये 100% तक चला जाएगा। और इस पूरे पेज के ऊपर यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आपका टाइटल क्या है, मिस्टर है, मिस है, आपका नाम क्या है, सर नेम क्या है। सर नेम कौन सा होता है, जो कि आपका लास्ट नेम होता है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल हुसैन, तो मेरा जो सर नेम है वो क्या होगा, हुसैन। सर नेम क्या होगा, हुसैन। इसी तरह फिर वो आपसे एड्रेस पूछेगा। एड्रेस, पहला एड्रेस पूछेगा, दूसरा एड्रेस पूछेगा। पहला एड्रेस आप अपना दे सकते हैं, दूसरा आप अपने किसी जानने वाले का जो है वो एड्रेस दे सकते हैं। जिसके ऊपर ये स्टार लगा होता है ना, वो लाजमी फिल करनी होती है वो जगह। बाकी अगर जगह आप ना भी फिल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। फिर आपसे वो टाउन पूछेगा, स्टेट या प्रोविंस आपका पूछेगा, यानी कि कंट्री, बिल्कुल जनरल चीजें जो है ना वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद फिर आपका वो परमानेंट एड्रेस भी पूछेगा। बाज़-औक़ात क्या होता है जी कि परमानेंट एड्रेस आपका फर्क होता है, और जिस जगह आप रह रहे होते हैं वो फर्क होता है। तो परमानेंट एड्रेस कौन सा होता है, जो कि आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। तो परमानेंट एड्रेस आपने अपनी आईडी कार्ड वाला लिखना है, और जो करंट एड्रेस आपका चल रहा है या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आपसे रब्ता हो सकता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और ये करके फिर जनाब आप जो है वो इसी तरह आगे चलेंगे, फिर इसको सेव करके आगे चलेंगे, और ये सिलसिला कार ऐसे जो है वो चलता जाएगा। और आपकी सिंपल सी एप्लीकेशन है, तो आपके लिए एप्लीकेशन जो है ये हो जाएगी कंप्लीट। ये मैं पूरी आगे नहीं दिखा रहा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा जो है वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। जो ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों का बताया है, PhD का भी जब फॉर्म आप खोलेंगे उसमें भी तकरीबन यही चीजें हैं। मास्टर्स डिग्री का अभी मैंने ओपन किया है, उसमें भी यही चीजें हैं। और PhD का जो ओपन करेंगे उसके अंदर भी यही चीजें होंगी। ठीक है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये जो है ना सर ने मास्टर्स डिग्री का बता दिया, PhD का नहीं बताया। तो दोनों का सेम ही प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं जनरली से बता देता हूँ कि जब आप PhD वाला ओपन करेंगे लिंक, ठीक है जी, तो PhD का, और मैं सारे लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब PhD वाला लिंक ओपन करेंगे, देखें उसके अंदर भी वही सेम पेज है, उसी तरह का मिलता जुलता पेज है जैसा कि आपका मास्टर्स डिग्री का पेज था, बिल्कुल सेम ही है। वहां पर भी आपने इस सारी एक दफा रिक्वायरमेंट को पढ़ लेना है। फिर आपने हाउ टू अप्लाई में जाना है, फिर आपने वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जाएंगे, फिर आपके पास ये देखें इस तरह आ जाएगा। फिर आप इसको करके जनाब आप इसको फिर जो है वो सबमिट करके फिर आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद जनाब आपके पास जो है, अब ये वो लॉगिन आईडी कह रहा है जी कि ये ट्राई अगेन करें वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करके फिर उसी तरह की विंडोज आपके सामने खुलेंगी जैसे कि ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए खुल रही हैं। तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सारा अप्लाई करेंगे, और अगर PhD के लिए अप्लाई करना है तो PhD की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे। लेकिन PhD के लिए आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना लाजमी है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और इन दोनों स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास हैट का टेस्ट होना लाजमी है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने ये कर लिया, इन दोनों जगह पे फर्ज करें कि आपने जो है वो अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया और आपने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। जब आप इन दोनों जगह पर आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद फिर आप चेक करते हैं कि हमने HEC की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो उसके ऊपर जो है वो ये लिंक हमने जाना है, इस लिंक के ऊपर, इस लिंक के ऊपर जाके हमने इसको जो है वो सेपरेट विंडो के अंदर ओपन करना है। ठीक है जी। जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे, तो इस तरह की विंडो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। जब इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, यहाँ पर आप अपना CNIC और पासवर्ड जो है वो लगाएंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिस तरह की ये मैंने जो है वो अपनी ओपन की है। अब जब ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, तो आप हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल में चले गए हैं, जहां पर जाके आप आराम से जो है वो अपने स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उस पर अप्लाई करने के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप पे, कॉमनवेल्थ जो स्कॉलरशिप है 2024 का, उसके ऊपर। ठीक है जी। जैसे ही आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपने चले जाना है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड के ऊपर। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, और वो विंडो जो है वो इस तरह की होगी। अब इस विंडो में आपके पास ये टोटल 6 आपके पास जो है ना वो चीजें आएंगी, आपके सामने टाइटल्स आएंगे।
जिनमें एक प्रोफाइल आएगा, एजुकेशन आएगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, चेकलिस्ट आएगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी डिटेल आएंगी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने वन बाय वन जो है वो सारी की सारी जो आपके ये पोर्शन हैं इनको आप लोगों ने कंप्लीट करते जाना है। मिसाल के तौर पर अगर प्रोफाइल में आएगा तो प्रोफाइल में आपका पूरा जो है ना वो मिस्टर मिस है कौन है, फिर आपका वो नाम पूछेगा, नाम पूछने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी जेंडर, आपको कहेगा कि जनाब अगले स्टेप पे चलें, तो आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। जब आप अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे तो उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा एजुकेशन वाला पोर्शन, यानी कि फिर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करनी पड़ेंगी, फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स जो हैं फिर आपको वो मेंशन करनी पड़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स के बाद फिर आपने जो है वो चेकलिस्ट एक आएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद फिर जो इस फॉरेन यूनिवर्सिटी में बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, और आखिर में फिर जनाब आपके पास आ जाएंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और इन सब के ऊपर जो है वन बाय वन जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो जब आप ये वन बाय वन अप्लाई करते जाएंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाली पर्टिकुलर आपकी जो सारा का सारा प्रोसेस है ये भी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये मैं पूरी डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सी इसके अंदर जो है वो चीजें मौजूद हैं। तो आपने ये सारी चेकलिस्ट और सारी डिटेल्स इसके अंदर रेफरेंस लेटर, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका जो है वो जो है ओवरव्यू जो है वो मैं दे देता हूँ कि अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेनली कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो जनाब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका हाँ जी, अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो चाहिए होंगे वो जनाब ये हैं। जब आप दोनों एप्लीकेशंस जो हैं उनको जब आप फिलअप कर लेंगे, दोनों की जब एप्लीकेशन को आप फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि जनाब आपने में को मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे ये थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो। और ये वाली जो एप्लीकेशन जो भी आपने फिलअप करनी है वो 17 अक्टूबर 2023 से पहले पहले जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। अब इसके अंदर आपने करना यह है कि जब आप दोनों एप्लीकेशन वन बाय वन जो है वो फिलअप कर लेंगे तो उनकी आपने सॉफ्ट फॉर्म अपने पास सेव करके रख लेनी है अपने रिकॉर्ड के अंदर, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जनाब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपको चूंकि पहले से पता होगा तब आप ये एप्लीकेशन प्रॉपर्ली फिल कर सकते हैं। तो आपको जनाब इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जितनी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो सारी की सारी चाहिए होंगी। फिर ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ साथ जनाब आपके पास अगर इक्वलेंस होगी फॉरेन डिग्री की वो भी अगर आपको भी अगर हुई तो वो भी आपको चाहिए होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन वो आपको चाहिए होगी। अगर आप पीएचडी में हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो भी एक रिक्वायर्ड होगा, और इसी के साथ साथ आपके सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, डोमिसाइल भी चाहिए होगा। ठीक है, ये सब चीजें और मिनिमम 2 रेफरेंस लेटर जो हैं वो भी जनाब आपको चाहिए होंगे। अगर और इस 2 रेफरेंस लेटर जो हैं वो चाहिए होंगे, और पीएचडी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर जो है वो यूके के सुपरवाइजर से भी चाहिए होगा। तो ये सब के सब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको चाहिए होंगे। सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास ये सब चीजें मौजूद होनी चाहिए ताकि इसको आप अपलोड कर सकें। और जब आप एप्लीकेशन सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने इन एप्लीकेशंस को अपने पास सेव करके सॉफ्ट फॉर्म में रख लेना है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने एचईसी को अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज नहीं भेजनी, यानी कि आपको एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म के अंदर एचईसी पे जमा करवाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ जो है वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो है वो ही होगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट मजीद इंपॉर्टेंट चीजें वो ये हैं जनाब जो कि यहाँ नोट के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर पहली चीज है कि एचईसी जो है वो फीमेल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि फीमेल्स स्कॉलरशिप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें, और 45% कोटा जो होगा स्कॉलरशिप का वो फीमेल्स को दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपने जो कुछ भी करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है और डेडलाइन से पहले पहले करना है। अगर किसी की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी या उसने एचईसी की वेबसाइट पर ही सिर्फ अप्लाई किया होगा या सिर्फ कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पर अप्लाई किया होगा तो फिर उसकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। तीसरा जो आ जाता है आपके पास के जहां पे फाइनल जो डिसीजन होगा इस एप्लीकेशन का, जो फाइनल डिसीजन होगा वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से होगा। एचईसी सिर्फ एक नॉमिनेटिंग एजेंसी है, एचईसी सिर्फ हेल्प आउट कर रही है। किसकी हेल्प आउट कर रही है? कॉमनवेल्थ वालों की। लेकिन जो फाइनल इसके अंदर जो डिसीजन होगा वो सारे का सारा जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल है उसका होगा। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करते हैं तो एचईसी जो है वो आपका स्कॉलरशिप जो है वो विड्रॉ भी कर सकती है, यानी कि आपको कंसिडर नहीं करेगी।
ठीक है जी। टू कैंसिल और डिवेयर द एप्लीकेंट्स फॉर ऑल फ्यूचर स्कॉलरशिप, यानी कि इन फ्यूचर आप फिर एचईसी के किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई 2 नंबर जो या गलत इन्फॉर्मेशन अपने हवाले से जो है वो इसमें मेंशन करेंगे। और आखिर में एचईसी ये रिक्वेस्ट करती है कि 17 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपने जितनी जो भी अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है, और 17 अक्टूबर तक का वेट नहीं करना कि 17 अक्टूबर आएगी तो आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर दें, क्योंकि आखिरी दिनों में एचईसी की वेबसाइट पे इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है कि फिर अप्लाई होना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें मैंने सारा कुछ डिटेल से आप लोगों को बताया। सारे लिंक्स भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।